सबसे पहले बात भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। हमने टेस्ट मैच देखा, अहमदाबाद में खेला गया ये टेस्ट मैच। स्टेडियम भी आपने देखा, पिच भी आपने देखी और रिजल्ट भी आपके सामने है। ये टेस्ट भी जल्दी खत्म हो गया। हमने देखा पहले ही दिन का खेल, जब हमने देखा तो हम समझ गए कि इसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा रिजल्ट आने में। तो क्या समझते हैं आपकी, यही मुतवक्को था ये रिजल्ट? सही बात है रशीद, टेस्ट जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इतना जल्दी ये भी तो उम्मीद नहीं थी। यानी जल्दी हम कहते थे चौथे दिन खत्म होगा टेस्ट मैच। आपने कहा जो पहले दिन हमने हाल देखा उससे लगा कि जल्दी खत्म होगा, लेकिन सोचा इंडिया ज्यादा मजामत कुछ करेगा, इंडिया रन बनाएगा, लेकिन 8 रन दे के 5 विकेट रूट ले जाए जिस विकेट पे, उस पर इंग्लैंड ने बेस्ट को कितना मिस किया होगा, सोचने की बात है। नतीजा पता था यही होगा इस टेस्ट का। वो पहला टेस्ट जो इंग्लैंड जीत गया वो एक समझिए अनहोनी चीज थी या अनयूजुअल थी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की, जब हम बात करते हैं वो देख के। और फिर वो माइंड गेम जो है मामला कि जहन तैयार नहीं है खेलने को और टैकल करने को इंडियन बॉलिंग। तो जब जहन तैयार नहीं है तो हाथ पांव नहीं चलते हैं फिर। और इंडियन बैटिंग भी नहीं चली टोटली फर्स्ट इनिंग में, कोई बैटिंग कर नहीं सके इंडियन बैट्समैन। और रोहित शर्मा की वैल्यू देखिए उन 66 रनों की कितनी हो जाती है, कितनी वैल्यू है, आप देख लेना। स्कोर तो कुछ हुआ नहीं, एक आदमी 66 रन बनाता है, अगर नहीं बनाता है, अगर वो जल्दी आउट हो जाती है तो 50 रन की लीड तो फिर 40 रन की लीड तो इंग्लैंड ले जाता है आपके बदले इसमें। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें सीरियसली और बात मैच की करेंगे आप और सवाल भी पूछेंगे, नॉट अ गुड ओमन फॉर टेस्ट क्रिकेट। ऐसे विकेट और ऐसे T20 और वनडे खेल पे पले हुए खिलाड़ी। क्या इंग्लैंड और मजामत नहीं कर सकता था, और अच्छा खेल के दिखा के, पहली इनिंग से सबक लेके? क्या भारत ने ऐसी बॉलिंग की कि इंग्लैंड की टीम नहीं खेल पाई? देखिए आपका कहना है कि क्या इंग्लैंड और मजामत नहीं कर सकता था, क्या बेहतर नहीं खेल सकता था, ये तो पता ही नहीं चला इस मैच में कि इंग्लैंड मजामत कर सकता है। यानी वो टोटली खौफ खाए हुए थे विकेट पे, हमें क्या करना है। पहली इनिंग के बाद हम बाद में करेंगे, मैं सम टोटल बात कर रहा हूँ कि उनको नहीं पता था हमें क्या करना है इस विकेट पे। तो मजामत की तो बात ही नहीं है। कोई स्वीप कर रहा है, कोई कुछ और कोशिश कर रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे आ रहा है, और जो सीधी बॉलें हैं वो मिस हो रही हैं उनसे, और ज्यादा खिलाड़ी सीधी बॉल पे आउट हो गए। देखिए LBW और बोल्ड कितने हैं, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जब पहली इनिंग में बुरा हाल हुआ तो उसके बाद हमने नहीं देखा इंग्लैंड ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो कि दूसरी इनिंग में कैसे टैकल करेंगे इस इंडियन बॉलिंग को। और ज्यादा शॉक क्या लगा होगा उनको जब रूट 8 रन देके 5 विकेट ले जाते हैं। उन्होंने सोचा इसमें जब उनके पास तो ठीक ठाक स्पिनर हैं, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब बेयरस्टो का तरीका देखिए, क्रॉली पहली सीधी बॉल पे आउट हो गए, बेयरस्टो ने दूसरी बॉल पे स्वीप कर दिया तो बच गए मुश्किल से DRS से। फिर तीसरी बॉल पे वो भी बोल्ड हो गए सीधी बॉल पे। यानी वो डेज स्टेट में, कंफ्यूज स्टेट में, वो जो मैंने कहा था पिछले मैच में, यहाँ का मामला कि इंग्लैंड हैज लॉस्ट दिस टेस्ट सीरीज इन माइंड, सो दे कैन नॉट विन इट ऑन द विकेट नाउ। ये साफ जाहिर है इस मैच से कि उनके पास आर्मरियर इक्विपमेंट, मेंटल इक्विपमेंट, मेकअप नहीं है टू टैकल इंडियन बॉलिंग। इस मैच के बाद भारत ने क्या हासिल किया और इंग्लैंड क्या लेके जाएगा? देखिए इस मैच के बाद आप कहते हैं इंग्लैंड ने क्या हासिल किया, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। इंग्लैंड इज कंप्लीटली लॉस्ट। रोटेशन और वो और ये 3 फास्ट बॉलर खिलाने कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो जो उनकी टीम में थिंक टैंक है दैट इज ऑल्सो गॉन। ट्रॉट बाहर बैठे हैं, बैट्समैन है, लास्ट टाइम यहाँ आए टर्निंग विकेट्स में अच्छा खेला उन्हें। पटेल उनके स्पिनिंग कोच हैं, तो लीच ने ठीक ठाक बॉलिंग की। लेकिन सिल्वरवुड और बाकी क्या टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन खेलने आ रहा है? दे टेक नथिंग फ्रॉम दिस टेस्ट, दे आर टोटली डिमोरलाइज्ड। अब कहते हैं इंडिया ने क्या हासिल किया। एक तो अक्षर पटेल की बेहतरीन बॉलिंग रही दोनों इनिंग्स में। वो समझते होंगे टेस्ट क्रिकेट बहुत आसान है, रांची में इतने विकेट नहीं लेते हैं। तो ये अगर पहला टेस्ट खेले होते तो शायद दूसरे में नदीम होते, क्योंकि पहले टेस्ट में ऐसा परचेज नहीं था जैसा इन 2 टेस्ट में मिला है इनको।
और जडेजा सोचते होंगे मुझे कि मैं कब जख्मी हो जाता हूँ जब मैं 10-10 विकेट ले सकता था मैच में। एक तो ये है मामला, और इंडिया को भी बहुत सोचना है। जहाँ बॉल थोड़ी स्विंग हो तो ज़्यादा बैट्समैन नहीं चलते हैं, जहाँ थोड़ी बॉल टर्न होनी शुरू हो, अच्छा स्पिनर कोई हो टीम में, तो बैट्समैन नहीं चलते हैं। दोनों टेस्ट में रोहित शर्मा की बैटिंग ने कैरी किया इंडिया को, तो इंडिया के पास वो परेशानी है, लेकिन इंडिया के पास 2-1 लीड है और इंडिया साइकोलॉजिकली अप है। तो इंडिया हैज मच मोर देन देम इन दिस टेस्ट मैच, 2-डे टेस्ट मैच। 1 डे मैच होता है 20-20, 10-10, 0-0, अब क्या है, तो अब ये 2-डे टेस्ट मैच। तो मेरे ख्याल में इंडिया और इंग्लैंड को छोड़ दीजिए, आईसीसी को सोचना होगा कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन तो हो टेस्ट के विकेट की, चाहे फास्ट के लिए या स्पिन के लिए, किसी के लिए, या बाउंस के लिए या जमीनी बॉलों के लिए, कोई तो स्टैंडर्डाइजेशन हो टेस्ट के विकेट की, कि किस हद तक विकेट को आप क्या कर सकते हैं। एक ये हो, अब किल कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट किल हो रहा है 2 दिन में मैच खत्म होके, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जा रहा है, फास्ट बॉलरों की जरूरत ही नहीं रही है। हमने देखा था ऐसे बांग्लादेश कुछ विकेट बनाता था, अब थोड़े बेहतर उनने भी बनाने शुरू किए, और श्रीलंका उनने भी थोड़े बेहतर बनाने शुरू किए। लेकिन हार का इतना डर होस्ट को कि वो ऐसे ही विकेट बनाए जा रहे हैं, जबकि मैं फिर कहता हूं कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग बराबर मैच कर सकती है इंग्लैंड को, और ज्यादा सस्टेन्ड बेटर फास्ट बॉलिंग है इंडिया की। अगर फास्ट विकेट भी हो या थोड़ा बाउंस भी हो तो इंडिया अच्छा खेलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोशिश हो नहीं रही है। हालात बहुत खराब है इंग्लैंड के, इंडिया हैज नथिंग टू लूज और दे विल नॉट लूज नेक्स्ट टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद मैंने कहा था कि विकेट में तब्दीली होगी, अब ऐसे विकेट नहीं मिलेंगे जैसा विकेट चेन्नई में पहले टेस्ट में मिल गया। उसके बाद वही विकेट मिलेंगे जो दूसरी टीम की वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ हो या ना हो दूसरी टीम की, और कहीं को अपनी वीकनेस भी प्रूव होती है। अगर वैसे भी खेल रहे होते और कल से ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता जो फास्ट बॉलर ने ओवर किए वो भी, तो कुछ और मामला हो सकता था। और इंग्लैंड लॉस्ट मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स, मौका मिला पहले बैटिंग करने का। रोहित शर्मा को पिछले मैच में देखा था, ऐसे विकेट पे फायदा उठाना है पहले 3 घंटे में, उनके बैट्समैन को नहीं उठाना आया फायदा। न पाँव इस्तेमाल हुए, न विड्थ हुई क्रीज की इस्तेमाल बैटिंग में, और इंतजार में टर्न के सीधी बॉलों पे टीम आउट हो गई। इसमें हैट्स ऑफ टू इंडिया, एंड इंग्लैंड हैज टू थिंक अ लॉट एज दे टेक नथिंग फ्रॉम दिस टेस्ट। रूट के 5 विकेट तो उनके लिए बहुत अहम है, लाइफ में वो सेंचुरियां डबल सेंचुरियां बनाते रहे उस सेंस में, रिकॉर्ड की सेंस में, लेकिन मैच हार गए, खुशी उनको नहीं होगी इन 5 विकेटों की, हो भी नहीं सकती, और ये मैटर भी नहीं करेंगे उनकी लाइफ में बाद में। रशीद, ये तो हो गई बातें क्रिकेट की, अब आपके जहन में कुछ और है। एक हादसा जो हाल ही में हुआ एक अजीम खिलाड़ी के साथ। चलिए, बात एक ऐसे गोल्फर की जो पूरी दुनिया में एक तहरीक दे रहे हैं इस वक्त गोल्फर्स को। सही बात है कि टाइगर वुड्स का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ, उनकी एसयूवी का एक्सीडेंट हुआ, जितना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और वो बच गए, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि बाहर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा है, फिर वो उसने बीच में जो कर्व है उसको हिट किया गाड़ी ने, उसके बाद गाड़ी 3-4 पलटे खा के नीचे गई है जमीन पे, बहुत नीचे। और अब ये गाड़ी का भी कमाल है, उस लेवल की गाड़ी है तो उसमें सेफ्टी होती है। दूसरी बात है, टांग में और कमर में कई एक रॉड डाले हैं, सीख डाले हैं, पेच लगाए हैं, पाँव में कहीं कहीं एक नट्स और पेच लगाए गए हैं। तो लेकिन ये है कि वो स्टेबल हैं, जो हमें आखिरी खबरें मिली थी। तो मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं टांगों को, लेकिन सर बच गया उनका। अब ऐसे प्लेयर को जब इतनी ज्यादा सर्जरीज आती हैं, इतने ज्यादा पेचेस और इतने ज्यादा बोल्ट जब डाले जाते हैं बॉडी में, तो फिर परफॉर्मेंस का क्या देखिए, वो पहले भी 3 साल जूझते रहे कमर की तकलीफ से, बाकी रिस्ट की तकलीफ से वो बाहर रहे। उसके बाद उनके कुछ ड्राइव्स में मुश्किल हो गई, और आप सही कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि शायद अब हम उनको मैदान में ना देखें फिर से। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उनकी अजमत बोलती है। देखिए, 5-15 मेजर जीते हैं उनने, और एक 45-46 साल की उम्र में तहलका मचाया। अगर उनकी वो एक पर्सनल लाइफ में मसले नहीं आ जाते तो उनने काफ़ी और रिकॉर्ड बनाए होते, वो काफ़ी आगे चले गए होते। एक और चीज़ ये, और फिर उसके बाद जो इंजरीज हुई है उनकी, लेकिन गोल्फ की तारीख में मकाम उनका तय है। बिल्कुल।
आप देखिए खुद के गाड़ी की क्या हालत हुई है, ये बिल्कुल वो सही, तस्वीरें हमने बड़ा देखी, बुरा हाल है। इंसान का दिल दहल जाता है। और देखिए वहाँ जो लॉस एंजलिस के शरीफ हैं उन्होंने कहा है कि ये प्योर एक्सीडेंट है, ना कोई ड्रग ली थी, हमने टेस्ट किया ब्लड का, ना शराब पिया हुए वो थे। अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है गलत है, ये प्योर एंड प्योर एक्सीडेंट है। और अब चलते हैं अहमदाबाद। जहाँ इंग्लैंड के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले मैं उनकी उस परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात अच्छा, करूंगा अच्छा। पहले टीम सिलेक्शन की। दोनों टीमों की जो सिलेक्शन है, ये आपको क्या लगता है? टोटली अपोजिट है। इंडिया 3 स्पिनर खिलाता है, वो 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं। हम्म, ये बात समझ नहीं आई। इंग्लैंड ने मिसरीड क्या किया है विकेट को, जी और उनने विकेट में वो कर दिया कि हम फास्ट बॉलर 3 खिलाएंगे, और पहले दिन की बात रशीद ने कहा हम बाद में करेंगे। हम्म, उसमें एक चीज़ ये हो गई, और उसके बाद क्रॉली आ गए, क्योंकि आपने देखा बर्ज नहीं चले थे। बेयरस्टो आ गए टीम में, लॉरेंस की जगह वो भी नहीं चले थे। तो और आर्चर वापस आ गए मोइन अली की जगह। जी। ब्रॉड और एंडरसन हो गए टीम में शामिल, स्टोन नहीं खेल रहे। असल में और इंडिया की टीम की बात करें आप तो एक बुमराह आ गए जी, सिराज की जगह, जी। जो एक्सपेक्टेड चेंज था। और दूसरा चेंज जो इंडियन टीम में हुआ, वाशिंगटन सुंदर आ गए कुलदीप यादव की जगह, क्योंकि कुलदीप यादव को इंश्योर किया था कि वो बाहर हो जाएं हमने कोहली पिछले ने। हफ्ते ही कहा था कोहली कि ने और मगर वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का पर्पस मुझे समझ नहीं आया। बॉलिंग तो देते नहीं है कोहली, उनको इस्तेमाल एज बॉलर करते नहीं है। कि अगर बैट्समैन खिलाना था तो फिर मयंक अग्रवाल या राहुल खेलते। वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों होती है कि इंसान खिला, ये नहीं उसको खिलाते हैं थोड़ा बैट्समैन थोड़ा बॉलर को। इंग्लैंड का जो ये रोटेशन है ना, उनका जो सिस्टम है, मुझे अच्छा नहीं लगा वो इस लिहाज से कि पहले आपको देखना है कि हम कहाँ खेल रहे हैं, बिल्कुल। जरूरत क्या उन है, कंडीशन में कौन खेल उन पाता है? कंडीशन में कौन खेल मैं कहता पाएगा। हूँ रूट की कब बारी आएगी रोटेशन जी, में बाहर जी। होने की। सबको निकलना है, कानून है, रूल होना है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। अगर हम पहले दिन की बात करें, इंग्लैंड ने टॉस जीता, जी। पिच को देख के कहा कि हम बैटिंग करेंगे। उसके बाद जो उनकी हालत हो गई वो हम सबके सामने है। 112। लेकिन 112 पे ऑल आउट होना, और मुझे नहीं लग रहा है कि पिच में उतना ज्यादा टर्न है, उतना ज्यादा कुछ सही, उतार चढ़ाव है सही। कि इंग्लैंड की टीम लुढ़क जाएगी 112 पे। देखिए वो पिछले टेस्ट में मैंने एक बात कही थी कि अगर टॉस जीता इंग्लैंड और बैटिंग करता, इंग्लैंड फिर भी टेस्ट हारता। जी, जी। सब लोगों ने कहा होगा क्या कह रहे हैं, आज नहीं दिखा हमें। बिल्कुल। टॉस तो जीता इंग्लैंड ने। देखिए उस दिन एक और बात हुई थी रशीद, मैंने कहा था यहाँ का मामला है, विकेट का मामला अब नहीं रहा है। सही। ये साइकिक है प्लेयर। सारे बैट्समैन क्यों एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए, वो सारे टर्न के खौफ में खेल रहे थे, और बॉल सीधी थी। बॉल सीधी थी। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की 3 बॉलें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक यूं टर्न होगी, एक सीधी जाएगी, एक को आर्म से अंदर लाएगा, जिसपे लीच ने विकेट लिया इस मैच में शुरू में ही। तो आर्म से अंदर लाएगा, वो सीधी बॉलों पे आउट होकर टर्न के लिए खेलते। आते हैं एक सवाल की ओर जी। ये सवाल हमसे पूछा है मलिक अयाज ने कुलगाम से। लिखते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड की डायमेंशन और पिच सारी दुनिया में सेम होने चाहिए जैसे बाकी स्पोर्ट्स में होते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए एक चीज ये है कि मौसम का असर तो होगा, सॉइल कंडीशन का असर तो होगा, कि किस जगह कैसी मिट्टी है उसका विकेट पे असर होगा। लेकिन फिर आप अपनी तरीके का विकेट बनाए वो अलग बात है। ग्राउंड की डायमेंशंस का मसला बड़ा सीरियस इसलिए है कि कहीं बाउंड्री 60 मीटर है, कहीं 75 है, कहीं 80 भी है। अब हम लिमिटेड ओवर्स की बात नहीं करेंगे, T20 में तो बाउंड्री अंदर लाई जाती है कि 50, 55, 60 पे रह जाए ताकि छक्के पड़े, लोग खुश हो जाए, बॉलर पिट जाए। तो वनडे में भी थोड़ी अंदर लाते हैं, लेकिन टेस्ट में तो बाउंड्री की डायमेंशन तकरीबन 70 to 75 मीटर तो रखी जाए। टेस्ट खेल रहे हैं, स्पिनर को भी तो थोड़ा मौका मिले कि वो कैच करवाए प्लेयर को। और विकेट में एक स्टैंडर्डाइजेशन है विकेट की, जिसपे आप ICC एक्शन ले सकता है कि सब स्टैंडर्ड विकेट था। हमने देखा है कि एक दफा इंदौर में मैच था तो 2 ओवर के बाद खत्म हो गया। वेस्ट इंडीज में मैच था, टेस्ट मैच, तो कॉल ऑफ कर दिया गया, विकेट डेंजरस है। तो लेकिन ये जो स्पिनिंग विकेट होता है ये डेंजरस नहीं है, इसमें आदमी जख्मी नहीं होगा। तो ये शायद उस कैटेगरी में इसको मानते नहीं है। लेकिन थोड़ी सी विकेटों की स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है कि टोटली होम साइड के हक में ना चला जाए विकेट। बिल्कुल सही। और सवाल हमसे पूछा है डारूफ ने पूर्वारा चाडूरा से। आप लिखते हैं कि मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स, मेगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तकरीबन सारी दुनिया में शुरू हो गई हैं, लेकिन हॉकी कहीं नजर नहीं आ रही है। आप क्या कहते हैं? जैसा ही बात है, फील्ड हॉकी का हाल बुरा है। कहीं बीच में कुछ हुए थे, मैंने देखा बाद के मैचेस हो रहे थे लीग के, इंडिया से बाहर, तो बेल्जियम वगैरह खेल रहे थे, लेकिन इंडिया में हॉकी की एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। कश्मीर में तो होती ही नहीं है, नॉर्मली तो रेयरली होती है, नहीं हुई है, वो खामोश बैठे हैं। अगर आप वो देखेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी खामोश बैठी है।
जी पिछले जी दिनों अमेरिका ने कहा भी कि अब ओलंपिक्स की तैयारी हो जानी चाहिए। जापान कह रहा है हम करेंगे, हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम टोटली किसी चीज की तैयारी में लगे ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब आते हैं आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। जी और ये जो सेगमेंट है ये एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में है जिन्होंने अपना नाम बनाया है कश्मीर में सही। और जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आप फॉर्मर मिस्टर कश्मीर भी रह चुके हैं। आपका नाम है मोहसिन रशीद और ये जो सेगमेंट है ये बनाया है आकिब नसीम ने। Hey guys, this is Mohsin Rashid. I am from SOAP. बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, बस अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए स्टार्ट किया था। 2015 में मैंने कंपटीशंस खेलना स्टार्ट किया। 2016 में मैंने मिस्टर कश्मीर जीता मेंस फिजिक में। 2017 में भी मैंने मिस्टर कश्मीर मेंस फिजिक में जीता। 2018 में मैं बॉडी बिल्डिंग में ओवरऑल टाइटल मैंने जीता। फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया सेमीफाइनलिस्ट, फिर उसके बाद मिस्टर एशिया ब्रोंज मेडलिस्ट। कंपटीशन खेलने का मेन रीजन ये था कि मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग या फिजिक या फिटनेस का कंसेप्ट चेंज करना चाहता था, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी थी कि इसमें ना कोई फायदा है, इसमें ना कोई आपको कोई प्रोफेशन है, ना कोई आप आगे बढ़ सकते हो, और लोग गलत सोच से एक एथलीट को देखते थे। इसलिए मैंने स्टार्ट किया, मैंने कंपटीशन खेला। फिर लोगों को पता चला कि ये फील्ड भी सही है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़का जिम करता है कि वो सही नहीं है, वो गलत लड़का है, वो इसमें आगे जा सकता है। जैसे मैं गया, मैंने मिस्टर कश्मीर 4 बार जीता, मिस्टर एशिया मैंने जीता, और वही लोग आज मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ एक फोटो खिंचाओ। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करूंगा। कुछ टाइम पहले मुझे टेनिस एल्बो हुआ था यहाँ, ये इस बाजू में। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने बोला आप एहतियात से जिम करो, वेट्स कम उठाओ। तो वहाँ पे एक बंदा था जो दवाई ववाई देता था, उसने मुझे बोला था, उसने मेरे फेस पे बोला कि जो लोग जिम करते हैं वो आवारा होते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम उसको कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि इस टाइम बोलना इसको फजूल होगा, इसको मैं दिखाऊंगा कि हम जो लोग जिम करते हैं वो आवारा नहीं होते, वो भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। उसके बाद टेनिस एल्बो होने के बाद मैंने कंपटीशन खेला और मिस्टर एशिया मैं 3rd पोजीशन थी। डाइट के बारे में ये भी बोलूंगा कि आपको सबसे पहले 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, और उसके अलावा आपको मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब देखना पड़ेगा। आपको अपने कैलोरीज देखनी पड़ेगी, आपको कितनी कैलोरीज दिन में चाहिए, उसी हिसाब से आपको अपना डाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी मैक्सिमम 5 मील्स होती है, सुबह से शाम तक 5 मील्स, और हर किसी मील में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का रेशियो ऑलमोस्ट ठीक ठाक होता है। तो जब मैं ऑफ सीजन में होता हूँ तो अलग डाइट होती है, और जब मेरे कंपटीशंस होते हैं तो उस टाइम डाइट अलग होती है। उस टाइम मेरे कार्ब्स कम होते हैं, फैट्स कम होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स ही होते हैं, फाइबर होता है, वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये मेरा डाइट है। डाइट और सप्लीमेंटेशन में बहुत सारा खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी मैंने कंपटीशन जीते उस टाइम पे मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था। जो कुछ भी उस टाइम था वो मैंने खुद एडजस्ट किया। जो फूड हमारे घर में अवेलेबल है, अगर एक लड़का उस फूड को मैनिपुलेट करे, एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाए,
तो वो अपनी एक अच्छी फिजिक बना सकता है। मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ। अगर किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ, चाहे वो उसको जरूर फिजिक अच्छी बनानी हो या कंपटीशन के लिए तैयार होना। मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मोस्टली 1 घंटे का होता है। मैं सिर्फ 1 घंटे वर्कआउट करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही हार्ड वर्कआउट करता हूँ। जो नए लड़के जिम करने आते हैं वो एक जगह पे गलती करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे वेट लिफ्टिंग या ट्रेनिंग करने से उनकी फिजिक चेंज हो जाएगी। ऐसे फिजिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये गलत कंसेप्ट है। फिजिक आपकी चेंज होगी जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, आपकी प्रॉपर रिकवरी होगी, आपकी प्रॉपर स्लीप होगी। इन चीजों से आपकी फिजिक चेंज होगी, न कि आप 2 घंटे 3 घंटे जिम में आओगे, एक्सरसाइज करोगे। कंपटीशन खेलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। सबसे बड़ी चेंज ये आई कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है। मैं लोगों को एक सही राह दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे आइए, जिम आइए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इस साल जो मेरे चैंपियनशिप्स थे वो थी मसलमीनिया इंडिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो दोनों कॉम्पिटिशन्स कैंसिल हो गए। अब मेरा फ्यूचर जो प्लान है वो 2021 का जो प्लान है उसमें मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है जो नवंबर में होगी। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह का साथ रहा तो डेफिनेटली होगी। यूथ के लिए मेरी यही मैसेज है, अगर आप किसी भी सपोर्ट में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप मेहनत कीजिए, डेडिकेशन दिखाइए, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ टीम खेल के मैदान से जो यहाँ पे आए, मेरे साथ बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। देखा जहाँ आकिब नसीम का सेगमेंट था, मोहसिन ने बहुत अच्छा काम किया, बातें भी बहुत अच्छी कही इन्हें, मेहनत के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कोविड के हवाले से। तो ये लगता हमें आसान है काम, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें अपनी बॉडी फिर बिगड़ जाती है, उसको मेंटेन करना एज के साथ, बाकी टाइम्स पे कुछ क्या खाना नहीं खाना, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, बहुत जबरदस्त, बड़ा टफ काम है। सवाल लिख भेजा है वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से। लिखते हैं कि क्रिकेट में 2 बड़ी कंट्रोवर्शियल डिक्लेरेशंस हुई हैं। एक, जब जावेद मियांदाद 280 पे थे तो इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिया हैदराबाद में। जी। दूसरा, जब तेंदुलकर 194 रन पे थे तो द्रविड़ ने डिक्लेयर कर दिया। आप इन दोनों डिक्लेरेशंस को अपनी निगाह से कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात है हैदराबाद टेस्ट की, जिसमें 451 की पार्टनरशिप मुदस्सर और मियांदाद की रही, 60 for 2 हुआ पाकिस्तान। उसके बाद तो उसमें ऐसा हुआ, तीसरे दिन सुबह इमरान ने डिक्लेयर कर दिया 1 घंटे के प्ले के बाद तकरीबन, और एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान लंच तक खेलेगा, क्योंकि जो पिछले 2 टेस्ट में इंडिया का हाल हुआ था, वो इतने ज़्यादा रन बन चुके थे, इंडिया 2 इनिंग खेल लेता तो भी बनना मुश्किल थे, तो ये चांसेस थे। या मियांदाद 300 पार कर जाते। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ कि मियांदाद कहते हैं कि मुझे कोई टारगेट नहीं दिया गया था कि जी, हमारे पास क्या टारगेट है डिक्लेरेशन का, तो तब तक तुम ये रन बना लो या कुछ करो जी। तो पहले घंटे में मियांदाद ने 30-40 रन बना दिए सुबह, और जहीर अब्बास ने 25 रन बनाए थे। एक और चीज भी वहां मिस हो गई, आपको देखिए, जहीर अब्बास का लगातार 7वीं इनिंग में अबाउ 50 स्कोर था टेस्ट क्रिकेट में लगातार, जो एक रिकॉर्ड बन जाता तब, तो जहीर का वो रिकॉर्ड भी रह गया। और यहाँ से मियांदाद 300 पर चले जाते तो उनकी ट्रिपल सेंचुरी हो जाती। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये कि मैच बहुत जल्दी 5वें दिन खत्म हो गया, इंडिया इनिंग से हार गया, फॉलो ऑन हो गया इंडिया को। लेकिन शायद इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू था ये कि अगर मैं इसको 300 बनाने दूं तो उसके बाद 365 है 100 ओवर्स की, उधर जाने की कोशिश होगी, लेकिन वो बहुत दूर की बात थी। ट्रिपल सेंचुरी नाम रहे किसी खिलाड़ी के, ये बड़ी बात होती है। लेकिन इमरान ने वो फैसला ले लिया, और जैसे वो हर चीज में मियांदाद को कंसल्ट करते थे, इस बार नहीं किया। और दूसरी डिक्लेरेशन जो जब तेंदुलकर 194 पे थे, देखिए वो उसमें इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि उसके बाद तेंदुलकर ने कहा था द्रविड़ को कि मैं मैच में तो बराबर वैसा ही रहूंगा, मैदान में वैसा ही जैसा रहूं, लेकिन बाहर मैदान के फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। वो इतने डिस्टर्ब हो गए। उसमें ऐसा हुआ कि तेंदुलकर 194 पे थे, और कुछ देर पहले इनको पता था कि अभी हम आखिरी 1 घंटा देंगे, जो डिसाइड हुआ था पाकिस्तान को खेलने के लिए उस दिन का। जी। तो आखिरी घंटा, हाँ, मैं तब तक वो 15 ओवर जब तक बचेंगे तब तक मैं सेंचुरी बना।
लेकिन हम्म, तो ये 194 पे तो रमेश पवार को भेजा टीम राइट ने और द्रविड़ ने मैदान में और कहा कि इनको कहो कि हमें डिक्लेयर करना है। तो 23 खेले कुछ देर पहले, फिर और आगे खेले तो अब 2 ओवर बचे, रमेश पवार फिर आ गए का इसी ओवर के बाद डिक्लेयर करना है। वो 194 पे थे। तो तेंदुलकर कहते हैं मैंने सोचा अभी तो 12 बॉलें होनी चाहिए, उसके बाद 15 ओवर शुरू होंगे जो पाकिस्तान को देने खेलने के लिए, ये जल्दी क्यों कर रहे हैं। कहा चलो, मैंने कहा चलो अब जल्दी करें, 6 रन बनाने हैं मुझे। युवराज बैटिंग कर रहे थे। कहा युवराज ने पहली 2 बॉलें डिफेंसिव खेली, दूसरी पे 2 रन लिए, दूसरी 2 और डिफेंसिव खेली और 5वीं पे आउट हो गए। और बॉलिंग इमरान फरत कर रहे थे, कोई बॉलर नहीं कर रहा था। तेंदुलकर इजीली रन बना लेते और तेंदुलकर थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। तो पार्थिव पटेल मैदान में आने लगे बैटिंग करने, तो द्रविड़ खड़े हो गए, उन्हें वापस बुला लिया टीम को जी। अब अगर युवराज की बात भी सोचनी चाहिए, हाँ युवराज को 1 रन ले लेना चाहिए था, ये तो पता था वहां से मैसेज आया है और इमरान फरत कोई बॉलर तो नहीं थे, ये 6 रन बना लेते। सही है। और अगर 1 ओवर खेल भी जाते और उसके बाद भी पाकिस्तान को 15 ओवर खेलने थे, 16 ओवर खेलने थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या फैसला ले लिया गया और वो 194 पे नॉट आउट रह गए। एक और सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी। ये सवाल दानिश आफाकी ने आरत नारबल से लिखा है। लिखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है शकीबुल हसन। नो डाउट। शकीबुल हसन ने भी आईपीएल को तरजीह दी श्रीलंका से टेस्ट मैच खेलने के ऊपर, जो बोर्ड ने इजाजत भी दे दी। और कहते हैं कि बोर्ड के सदस्य थोड़े खफा हो गए, काफी खफा हुए, दुखी भी काफी हुए कि ये हमारा ब्रांड है हमारा, तो यही नहीं खेलेगा। लेकिन ये अब ट्रेंड ही बन गई। इंग्लैंड ने भी यही किया है, सब यही कर रहे हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप पैसे के लिए प्लेयर को रोक नहीं सकते हैं, उसकी चॉइस है। उसकी चॉइस है कि वो कहाँ खेलना चाहे, ये सही है। लेकिन आफाकी ने यह भी लिखा है कि क्या पहली चॉइस मुल्क नहीं होना चाहिए, जी मुल्क ही होना चाहिए पहली चॉइस। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस लेवल तक पहुंचे कि आपको आईपीएल में पैसा मिलेगा, वो कहाँ खेल के पहुंचे, मुल्क के लिए खेल के पहुंचे ना। बिल्कुल, नहीं तो आप नहीं पहुंचते इस लेवल तक, नहीं पहुंचते। तो आप पहुंच गए और अब आप ये कर रहे हैं, ये तो बहुत 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 बड़ी जाती है। और ये वो फिर कहता हूं मैं, वो मियांदाद का कोट, जब आईपीएल शुरू हुई बहुत अच्छा है खिलाड़ियों के लिए, बड़ा ग्रो करेगा, बट दिस विल ईट योर क्रिकेट। तो आखिर पर अब बात करें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की। 2 बातें जी। 2 T20 हमने देखे जी। दूसरे में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की, जबरदस्त जीत, 4 ही रन से हारा, लेकिन नहीं जीत पाए और न्यूजीलैंड का अपर हैंड रहा। दोनों मैच न्यूजीलैंड जीत गया। पहला तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया, दूसरे में 219 बनाए थे तो 215 तक ऑस्ट्रेलिया भी आ गया और स्टाइनिस ने रन बनाए। और उसके बाद आईपीएल इफेक्ट की एक बात बताऊंगा इसमें। जब पहले मैच हुआ तो फिंच दोनों में नहीं चले, तो फिंच कैप्टन है उनके वो अजीब से सटपटाए हुए नजर आए और लोगों ने कहा कि क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में इनको नहीं लिया गया, ये डिस्टर्ब है। अच्छा, तो एक वजह ये है। और दूसरे जिनको बहुत पैसे दिए गए ना आईपीएल ऑक्शन में, मैक्सवेल वगैरह, उन्हें कुछ नहीं किया अभी तक। लेकिन कॉनवे की लाजवाब 99 नॉट आउट की इनिंग पहले मैच में, और दूसरे मैच में बड़े अरसे के बाद गप्टिल के 97 रन 50 बॉलों में। अब वो अगले 10 मैच फिर खेल जाएंगे, तो गप्टिल कम ही रन बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं आजकल, लेकिन तो इसलिए न्यूजीलैंड का अपर हैंड रहा दोनों मैचों में। अभी और मैच हैं इसके बहुत से। और जैसे आपने कहा कि देखिए ये आईपीएल अब उधर उनके जहन में उधर भी चला गया, जहाँ कुछ और लोग खेल रहे हैं और जहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक हिसाब से सही है, आईपीएल एक बड़ा इवेंट है, दूसरे हिसाब से पैसा बोलता है। इसी बात पर लेते हैं आज के स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से इजाजत। मुलाकात होगी इतवार रात 8:30 बजे। खुदा हाफिज़।